नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। एमडी शौकीन खां पहाड़ी पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई के नेतृत्व चल रही अपराधियों की धरपकड़ अभियान में पहाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 5 साल से फरार चल रहे दुष्कर्म सहित अन्य मामलों के फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पहाड़ी थाना अधिकारी सुनील गुप्ता ने बताया कि गांव घाटमिका निवासी जानू उर्फ जान मोहम्मद पुत्र जहूर खां दुष्कर्म और गौ तस्करी के मामले सहित विभिन्न मामलों में उक्त आरोपी करीब 5 साल से फरार चल रहा था, जिसे पहाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव घाटमिका से अवैध देसी कट्टे सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फरार आरोपी पर 2000 का इनाम घोषित था। पहाड़ी थाना पुलिस द्वारा उक्त आरोपी की काफी दिनों से सरगर्मी से तलाश चल रही थी, जिसे आज गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस थाना पहाड़ी द्वारा आज इनामी बदमाश जान मोहम्मद उर्फ जानू को ग्राम घाटमिका से गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक देसी कट्टा 315 बोर का मिला है। उक्त मुलजिम जान मोहम्मद के खिलाफ थाना गोपालगढ़ में स्टैंडिंग वारंटी है और माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 भरतपुर द्वारा गिरफ्तारी वारंट थाना पहाड़ी पर भी लंबित है। उक्त मुलजिम पूर्व में थाना महुआ जिला दौसा में हत्या RSC के सिपाही की हत्या के मामले में भी गिरफ्तार हुआ है। मुलजिम से पूछताछ जारी है। हिंडौन गंगापुर सड़क मार्ग पर स्थित घाटिया नकापुरा बगीचे के पास बस रहे गरीब गाड़िया लुहारे का कहना है कि कोरोना संकट में इनका रोजगार छिन गया है, जिससे इनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। छोटे बच्चों के लिए इस समय पेट भरने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। रोजगार नहीं होने से इनका पेट भरना बहुत मुश्किल हो गया है। गाड़िया लुहार लाखन ने बताया कि हम गरीब हैं, जाति से गाड़िया लुहार हैं। कई वर्ष पूर्व राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से आए और हिंडौन गंगापुर सड़क मार्ग के समीप घाटिया नकापुरा में आके रहने लगे। इन लोगों ने पंचायत के सरपंच को कई बार राशन पानी की समस्या के लिए अवगत कराने के बावजूद सरपंच ने गरीब गाड़िया लुहारों की अभी तक नहीं ली किसी प्रकार की कोई भी सुध। इनका कहना है राशन पानी के लिए इस हालात में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्षेत्र के संबंधित अधिकारी और सरपंच कोविड महामारी संकट के दौरान इनकी किसी प्रकार की मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। गरीब गाड़िया लुहार राधा ने बताया कि शहर में लॉकडाउन जैसी स्थिति होने से कोई भी ग्राहक नहीं आ पाते हैं, जिससे इनके रोजगार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इनके पास अन्य कोई रोजगार ना होने से इनके सामने बच्चों का पेट भरना एक चुनौती जैसा है। TNI आवाज से हिंडौन ग्रामीण संवाददाता शीला मीणा की खास रिपोर्ट। यहाँ रहते हम घाटियान के पुरा पे बगीची में, देख बच्चू राशन पानी नहीं दे रहा है बाबू, हमारे बच्चे भी भूखे मर रही है। हमारे गरीब आदमियों की हाथ जोड़ के सुनाई करते, सरपंच वगैरह कोई भी हमारे साथ नहीं दे रही है। बच्चे पानी बिना प्यासे मर रही है, रोटी बिना भूखे प्यासे मर रही है, कोई भी हमारी सुनाई नहीं करता है साहब। हमारे गरीब आदमियों की सुनाई करो, हमारे भी बच्चे इनका पेट पालन हो जाएगा साहब। हम भी भूखे प्यासे न पड़े बगीची में घाटियान के पुरे पे। कोई सरपंच वगैरह कोई हमारी सुनाई नहीं करता है साहब। हम गरीब आदमियों की कछु हमको भी राशन पानी पहुंचाओ। ऐसे डोग लोन में क्या खाएंगे हमारे भी बच्चे साहब। गरीब आदमियों की गांव बस्ती में सुनाई नहीं कर रही है, सरपंच भी नहीं कर रही है। हमारी कैसे करके हमारे भी बच्चे इनका पेट पालन करो साहब। मेरा नाम राधा है साहब। मेरे 5-6 बच्चे भूखे प्यासे पड़े, कुछ ही धंधा है नहीं। हमारे गांव में कोई सुनाई नहीं करते। देश में कोविड-19 के चलते मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है और प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ने से मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। इसको ध्यान में रखते हुए IIMC के डायरेक्टर अशोक डागा द्वारा जरूरतमंद एवं गरीब कोरोना से पीड़ित मरीजों को इस संस्था की ओर से ऑक्सीजन के सिलेंडर निःशुल्क वितरण करने का संकल्प लेकर सिलेंडर वितरण का शुभारंभ समता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हुकुम सिंह कश्यप हिंडौन निवासी के द्वारा कराया गया। IIMC के डायरेक्टर डागा द्वारा इससे पूर्व भी 2020 की पहली कोरोना लहर में प्रधानमंत्री केयर फंड में 2 लाख रुपए का चेक द्वारा अनुदान किया गया। निःशुल्क ऑक्सीजन गैस सिलेंडर वितरण सांगानेर रामपुरा रोड स्थित शाकंभरी कोहिनूर रेजिडेंसी से जरूरतमंद मरीजों के परिजनों को वितरण किए गए। पहले दिन 250 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर वितरित किए गए। आपको बता दें सिलेंडर 12 लीटर का है, जिसके अंदर 250 पफ हैं जो कोरोना के मरीज के लिए 3 से 4 घंटे का जीवन रक्षा के काम आता है।
वितरण के समय राकेश कश्यप, रिटायर्ड जूनियर इंजीनियर, संदीप बंसल, विमल डागा, अमित, आकाश कश्यप आदि उपस्थित थे। TNI आवाज से हिंडौन ग्रामीण संवाददाता शीला मीणा की यह खास रिपोर्ट। आप डागा जी हैं, अशोक जी डागा, और आपने जनता को सुविधा देने के लिए कोरोना जो कोविड-19 चल रहा है इस समय, तो उसमें ऑक्सीजन की बहुत लोगों को आवश्यकता है। उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अशोक जी डागा साहब की स्वयं प्रेरणा जागृत हुई कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे लोगों का अधिक से अधिक भला हो सके। तो डागा साहब आप ही बताइए कि ये ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना है, कितनी इसमें मात्रा है, आप थोड़ा सा बताएं पब्लिक के लिए। इसके अंदर जो कंपनी ने मार्का दिया है वो 12 लीटर का मार्का दिया है और 250 पब इसमें अवेलेबल है। 250 बार अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, 250 पब दे सकते हैं मरीज़ को। 2-3 घंटे ये आराम से चल जाता है और इसके इमरजेंसी पर्पज़ के लिए है कि किसी का सिलेंडर ख़त्म हो जाए अचानक से तो वो उसको यूज़ कर सकता है। बाकी तो उसको बड़ा सिलेंडर ही लगाने पड़ेंगे। दिस इज़ फॉर ओनली फॉर इमरजेंसी पीरियड। क्या आपकी तरफ से निःशुल्क वितरित किया जा रहे हैं? जी सर, ये हम लोग बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं लोगों को। इसमें हम लोग कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। ये हमारी कम्युनिटी है IICW, उसके द्वारा हम लोग ने ये पूरा काम किया। लुपिन फाउंडेशन के अधिशासी निदेशक सीताराम गुप्ता ने चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग एवं जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अभिशंसा पर कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आपातकालीन हालत से निपटने के लिए जिला अस्पताल RBM के ICU वार्ड के रोगियों को गर्मी से राहत तथा उनके साथ आने वाले परिजन आदि को शीतल जल पेयजल अवस्था को एयर कंडीशनर एवं वाटर कूलर स्वीकृत किए, जिन्हें 2 मई रविवार को RBM अस्पताल की PMO डॉक्टर जिज्ञासा साहनी एवं नगर निगम के आयुक्त डॉक्टर राजेश गोयल को सौंपा गया। PMO डॉक्टर साहनी एवं नगर निगम के आयुक्त गोयल ने लुपिन के द्वारा RBM अस्पताल को AC और वाटर कूलर भेंट करने पर लुपिन परिवार की सराहना की। डॉक्टर साहनी एवं नगर निगम के आयुक्त गोयल ने बताया कि लुपिन के अधिशासी निदेशक सीताराम गुप्ता के द्वारा लुपिन संस्थान के माध्यम से जिले में सर्वांगीण विकास कराए गए और कराए जा रहे हैं। जिला अस्पताल RBM के 2 AC एवं वाटर कूलर भेंट किए, जिनसे रोगी तथा उनके साथ आने वाले परिजन और अन्य नागरिकों को राहत मिलेगी। साथ ही लुपिन के जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं विकास निर्माण अधिकारी पुनीत गुप्ता ने बताया कि लुपिन संस्थान के अधिशासी निदेशक सीताराम गुप्ता के द्वारा शहरी एवं ग्रामीण अंचल में चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, पेयजल, स्वरोजगार, प्राकृतिक खेती, स्वच्छता, पर्यावरण आदि क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कराए जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी से मानव जीवन सुरक्षा को मद्देनजर रख प्रशासन, चिकित्सा, पुलिस एवं अन्य विभाग सहित आमजन को कोविड संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर, थर्मामीटर आदि भी उपलब्ध कराए गए हैं। राजेश गोयल साहब से सुबह वार्तालाप करने के बाद लुपिन फाउंडेशन ने निर्णय लिया है कि वहाँ पर RBM हॉस्पिटल में जो एक्सटेंडेड ICU बेड फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही है, वहाँ से 2 टन के जो बड़े जो स्प्लिट AC में उनका डिमांड आया था और साथ ही में जो यहाँ मरीजों के जो परिचायक आते हैं उनको भी पानी पीने की बहुत समस्या आ रही है इस गर्मी के मौसम में, तो 2 उसके लिए वाटर कूलर की डिमांड की गई थी। तो आज लुपिन फाउंडेशन ने RBM प्रशासन को आज 2 वाटर कूलर और 2 स्प्लिट AC मुहैया कराए। मुझे लगता है निश्चित रूप से यहाँ पर मरीजों को और आम जनता को इस कार्यक्रम से फ़ायदा मिलेगा और मैं राजेश गोयल साहब को और आदरणीय सीताराम जी गुप्ता जो लुपिन के हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह के मार्गदर्शन और प्रेरणादायी से हम लोग इस तरह का एक अच्छा कार्य कर पा रहे हैं। धन्यवाद फाउंडेशन का और उनके जो हमारे चेयरमैन साहब हैं आदरणीय सीताराम जी गुप्ता साहब कि कल शाम को उनसे चर्चा हो रही थी और वो जानना चाह रहे थे कि हम लोग हॉस्पिटल के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने डॉक्टर जो हमारे PMO मैडम है उनसे पूछताछ की, उन्होंने बताया कि हमें फिलहाल से हमारा स्टैंडर्ड ICU बन रहा है, वहाँ हमें 2 AC मिल जाए तो 15 बेड हमारे बढ़ जाएंगे। और साथ ही जो कोविड में इस समय पेशेंट बहुत आ रहे हैं, उनका अटेंडेंस बहुत आ रहे हैं, तो पानी की भी समस्या है। उसको लेकर के मैंने चर्चा की। तो आप देखिए रात को मैंने बात की और सुबह तो फाउंडेशन की तरफ से 2 AC और 2 वाटर कूलर RBM हॉस्पिटल उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रशंसनीय काम समझता हूँ मैं। इस विपरीत परिस्थितियों में हमारे जो भामाशाह हैं और विशेषकर लुपिन फाउंडेशन जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया है, उसके लिए मैं प्रशासन की ओर से, मेरी ओर से व्यक्तिगत रूप से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हादसा हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के चंदपुरवा गेट के पास का है। बीती रात NH 34 हाईवे पर
चंद्रपुरवा गेट के पास मौदाह की ओर से आ रहे ट्रैक्टर ने रिमझिम फैक्ट्री आ रहे मजदूरों से भरी टेम्पो में टक्कर मार दी। टक्कर से टेम्पो में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। घायलों का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। टेम्पो में सवार सभी यात्री हमीरपुर जिले के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। TNI आवाज से जिला संवाददाता रमाकांत विश्वकर्मा हमीरपुर की खास रिपोर्ट। जब मैं आया गाड़ी खड़ी थी तब देखा तो ट्रैक्टर से ट्राली में भिड़ा। मैं देखा तो मैंने गाड़ी खड़ी कर दी थी। मैं देखा तो 2 लोग खड़े से खड़ा रहे थे। गाड़ी खड़ी तब यहाँ पुल में 2-3 लोग थे खड़ा, वो बेचारे हॉस्पिटल में रखवाया। गाड़ी लेके मैजिक कर लूँगा पहले मैजिक से भेज के 3 लोगों को, इसके बाद एम्बुलेंस से डेड बॉडी ली है। 2 डेड बॉडी मौके पे 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? गोटा के रहने वाले, यही कहीं के रहने वाले हैं। तो इसकी वजह में क्या प्रशासन को सूचना दी? हाँ, प्रशासन मौके पे आई। जब तक एम्बुलेंस को आना हुआ तब तक पेशेंट मतलब कि बहुत गंभीर हालत में था। तो मैं एम्बुलेंस के आते सर क्या है पूरा मामला, कहाँ हुआ है? ये संज्ञान में आया है कि चंद्रपुरवा गेट पे एक ऑटो और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। ऑटो में जो 4 लोग सवार थे वो घायल अवस्था में जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाए गए, जिसमें 1 लोग के सर में चोट थी और 1 लोगों के दाएं पैर में फ्रैक्चर लग रहा था। इन दोनों लोगों को जो प्राथमिक उपचार है वो करने के उपरांत टाँके और ज़रूरी आवश्यक औषधियाँ देने के उपरांत हैलेट कानपुर के लिए रेफ़र कर दिया गया। बाकी 2 लोग भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति ठीक है। सर मौतें के बारे में क्या कहेंगे, कितनी मौतें हुई हैं? मौतों की ऐसी कोई सूचना अभी जानकारी मिली नहीं है। जो इमरजेंसी में लाए गए हैं उतनी ही जानकारी है। उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश ने आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली तकनीकी टीम के साथ बालक राम अस्पताल का निरीक्षण किया। जयप्रकाश ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 3 प्रमुख अस्पतालों हिंदूराव, RBI, PMT और बालक राम अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे। इन संयंत्रों को केंद्र सरकार की सहायता से स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये ऑक्सीजन संयंत्र अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित होंगे, जिनमें 99% शुद्ध ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। उन्होंने बताया कि पुरानी तकनीक पर आधारित ऑक्सीजन संयंत्रों में 93% शुद्ध ऑक्सीजन का ही उत्पादन होता था। जयप्रकाश मेयर ने बताया कि इन ऑक्सीजन संयंत्रों से अस्पताल में पाइप ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की भी सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि जिन भी स्वास्थ्य इकाइयों को ऑक्सीजन की जरूरत होगी उन्हें इन संयंत्रों के माध्यम से ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान की जाएगी। मेयर ने कहा कि कोविड महामारी में रोगियों को ऑक्सीजन की निर्बाधित आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन संयंत्रों के महत्व को समझाया है। ये संयंत्र अस्पतालों में उच्च निर्भरता इकाइयों को मजबूत करने में मदद करेंगे। हरिद्वार के जिलाधिकारी श्री रविशंकर और पतंजलि योग पीठ के आचार्य बालकिशन के साथ मेला नियंत्रण सभागार में पतंजलि और सरकार के सहयोग से बेस चिकित्सालय कुंभ मेला और बाबा बर्फानी चिकित्सालय दूधाधारी के संचालन किए जाने को लेकर बैठक हुई, जिसमें संयुक्त संसाधन और सेवाओं से चिकित्सालय संचालन के लिए अनुबंध पर विचार विमर्श करते हुए पतंजलि की ओर से स्टाफ, नर्स, आयुर्वेद चिकित्सक, योग प्रशिक्षक, भोजन और चिकित्सक और स्टाफ के लिए आवासीय सुविधा सहित अन्य सेवाओं पर सहमति बनी। वहीं जिला प्रशासन की ओर से अन्य DCHC, DHC की तरफ सभी सेवाएं संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं जिलाधिकारी श्री रविशंकर ने कहा कि हर संभव संसाधन जिला प्रशासन और पतंजलि मिलकर मरीजों को उपलब्ध कराएंगे। शुरुआत में यह चिकित्सालय ऑक्सीजन सपोर्ट बेड से शुरू करते हुए तकनीक, स्टाफ के प्रशिक्षण के बाद वेंटिलेटर सुविधाओं के साथ भी उपचार होगा। अभी पतंजलि के साथ एक मीटिंग किया गया है, उनके साथ एक अग्रीमेंट हो रहा है कि हमारा बेस हॉस्पिटल एंड बाबा बर्फानी हॉस्पिटल को ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ जो है एसोसिएशन में उसको चलाने के लिए एक अग्रीमेंट बना है। इसमें कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन के भीतर ये चालू हो जाएगा। वो शुरुआत में हम लोग उसको DCHC के रूप में चालू करना चाह रहे हैं। बहुत जल्दी ये भी DCH बन जाएगा। का मतलब जो है क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी शुरू हो जाएगा।
शुरुआती तौर पर जो है ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स के साथ हम इसको शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे जो है जो टेक्नीशियंस जो ट्रेनिंग मिल जाएंगे उसके बाद जो है वो वेंटिलेटर सपोर्ट भी वहाँ पे मिलेगा। सर पतंगी द्वारा क्या सहयोग दिया जा रहा है सर? उसमें उनके ओर से जो है स्टाफ नर्सेस दे रहे हैं, आयुर्वेद डॉक्टर्स दे रहे हैं, योग प्रशिक्षक दे रहे हैं। काफ़ी मात्रा में एंटायर जो लॉजिस्टिक्स है जिसमें खाना पीना उनका रहना इस प्रकार का जो है काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। सर कौन कौन से हॉस्पिटल हैं, कब तक चालू जाएंगे? बेस हॉस्पिटल और बाबा बर्फानी दोनों में उन्होंने सपोर्ट करने का आश्वासन दिया है। इसमें बेस हॉस्पिटल है 150 बेड वाला, बाबा बर्फानी 500 बेड वाला है। बाबा बर्फानी हॉस्पिटल में अभी श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से भी जो है स्पेशलिस्ट और इंटर्न्स डॉक्टर्स आ चुके हैं, तो अभी उसको जो है ऑलरेडी DCHC के रूप में चल रहा था, बट बहुत जल्दी जो है 1-2 दिन में वो DCH के रूप में भी चलना शुरू होगा। और ये जो 150 बेडेड हॉस्पिटल है वो DCHC के रूप में शुरू होगा और कुछ दिनों के भीतर, क्योंकि उसमें टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा, तो उनका तैनाती का प्रक्रिया भी हम कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी जो है एम्स के माध्यम से ट्रेनिंग दिला करके उनको भी जो है DCH के रूप में चालू करने का प्रयास होगा। कोरोना का कहर चलते जिस प्रकार इस समय कई व्यापारी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर सहित अन्य उपकरणों की कालाबाजारी कर रहे हैं, इसको देखते हुए फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सख्त कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया है। सदर बाजार का कोई भी व्यापारी इस प्रकार की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया या उनको पता लग गया कि वह इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो उसका व्यापारी बहिष्कार सख्त कार्रवाई करेंगे। यह जानकारी फेडरेशन के वाइस चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा ने दी है। परमजीत सिंह ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि एक तरफ तो लोग अपने परिजनों की जान बचाने के लिए अस्पताल के इधर उधर दौड़ रहे हैं और बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर न मिलने के कारण एक दूसरे के हाथ पांव जोड़ रहे हैं, किसी प्रकार उनकी सहायता कोई कर पाए, मगर दूसरी ओर कुछ व्यापारी अपने छोटे लालच के लिए इन सामानों की कालाबाजारी करने के लिए दबा कर बैठे हैं, जो फेडरेशन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। पम्मा, पवन कुमार और राकेश यादव ने कहा कि जब भी कभी देश में कोई आपदा आई तो व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर मदद की है, मगर चाहे वह गुजरात में भूकंप हो या किसी राज्य में बाढ़ आई, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री राहत कोष में भी बढ़ चढ़कर सहायता की है। परमजीत सिंह पम्मा ने बताया कि सदर बाजार व्यापारियों की ऑनलाइन बातचीत हुई, जिसमें फेडरेशन के वाइस चेयरमैन पवन कुमार, अध्यक्ष राकेश कुमार यादव, सतपाल सिंह मंगा, प्रकाश महिंद्रू, पवन खंडेलवाल, राजेंद्र शर्मा, कमल कुमार, राज सप्रा, सुरेंद्र महिंद्रू सहित अनेक व्यापारियों ने फैसला किया, हम ऐसे व्यापारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे और इस पर एक कमेटी भी गठित करेंगे जो ऐसे व्यापारियों पर नजर रखेगी। मैं परमजीत सिंह पम्मा, वाइस चेयरमैन फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन। जिस प्रकार आप देख रहे हैं देश के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कहीं पर जरूरत है, कहीं पर दवाइयों की, कहीं पर ऑक्सीजन के जो सिस्टम है उसको लेकर मारामारी हो रही है, यहां तक के हाल लोगों का बुरा ही होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और खासकर राजधानी तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार आए दिन आप देखते हो फेसबुक पे या कहीं पर भी सोशल मीडिया में हमारे कोई जान पहचान यार दोस्त चले गए, वो हमें अलविदा कह गए, मगर फिर भी कई लोग इस प्रकार के व्यापारी हरकतें कर रहे हैं जिसमें व्यापार जगत पूरा बदनाम हो रहा है। आज भी वो काला बाजारी करने से बाज नहीं आ रही। मैं उन व्यापारियों से पूछना चाहूंगा, क्या इस काला बाजारी करके कुछ पैसे कमाकर आप उन लोगों की जिंदगी या आपके परिवार में से किसकी जिंदगी को कभी कोई दिक्कत आ जाए तो वो पैसा देकर आप ले सकते हो वापसी? क्या इस प्रकार आप किसी की जिंदगी अगर बचा सकते हो तो क्यों इस प्रकार की काला बाजारी करके आप बददुआएं ले रहे हो? आज समय वो नहीं है। व्यापार जगत वो माना जाता था जब भी देश में कभी भी कहीं पर भी दिक्कत आती थी, देश को जरूरत पड़ती थी तो व्यापारी जगत अपने खजाने खोल देता था, अपने गल्ले खोल देता था, जो चीज चाहिए जितना पैसा चाहिए ले जाओ, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे वो गुजरात का भूकंप हो या जिस प्रकार का भी किसी प्रकार की भी जरूरत हुई हो, तो कभी भी व्यापारी वर्ग ने पीठ नहीं दिखाई। मगर आज क्या हो गया है, कुछ व्यापारी इतने लालची हो गए हैं कि उनको ये नहीं समझ आ पा रहा कि क्या पैसा ही महत्वपूर्ण है कि किसी की जिंदगी महत्वपूर्ण है। जो चीज 20-25 हजार रुपए की वो 90-90 लाख रुपए की आप बेच रहे हो, क्या मुंह लेके जाओगी? क्या
दुनिया को दिखा रहे हो, क्या भगवान को दिखाओगे? क्या यही पैसा अपने बच्चों के, आपके परिवार के लिए काम आएगा? नहीं आएगा। आपके परिवार के लिए काम आएंगी दुआएं, आपके परिवार के काम आएंगी जो परमात्मा का आशीर्वाद होगा। भाई ये जुर्म ना करो, ना करो, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, क्योंकि हालात इतने बिगड़ चुके हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास किसी प्रकार का कोई कमाई का साधन नहीं है, और ऊपर से एक तरफ से हॉस्पिटल में कोई सुविधा ना मिलना, दवाइयां ना मिलना, और ऊपर से व्यापारी वर्ग, कुछ व्यापारी वर्ग जिस प्रकार की ये काला बाजारी करके उनकी एक तरह से एक एक मिनट की जो सांसें हैं वो उनको बेच रहे हैं। यार क्या यार, आप, मुझे नहीं समझ आया किस प्रकार की ये हरकतें कर रहे हो। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, मेरी अभी फेडरेशन की जो मीटिंग हुई है उसमें हमने निर्णय लिया है, जिसमें हमारे फेडरेशन के मेरे साथ वाइस चेयरमैन पवन कुमार जी, अपना अध्यक्ष राकेश यादव जी, सतपाल सिंह मंगा जी, पवन खंडेलवाल जी, राज सप्रा जी, राजेंद्र शर्मा जी, और भी जो व्यापारी नेता हैं हमारे, प्रकाश मिंद्रू जी, सुरेंद्र मिंद्रू जी, सब ने हमने ये फैसला लिया है कि अगर सदर बाजार का कोई व्यापारी भी इस तरह की हरकत करता हुआ पकड़ा गया, और कानूनी कार्रवाई तो जो होगी, मगर हम फेडरेशन की ओर से उसको अपनी एसोसिएशन से, अपनी सदस्य से बाहर निकाल देंगे, और उसकी दुकान के बाहर जाकर हम धरना देंगे और ये बताएंगे लोगों को, ये देखो ये इंसानियत के दुश्मन दुकानदार हैं, ये इंसानियत को जिस प्रकार शर्मिंदा कर रहे हैं, व्यापारियों को शर्मिंदा कर रहे हैं, इनको बख्शना नहीं है, इनका पूरा बायकॉट करो, और ना ही इनसे कोई लेन देन करो, ना ही इनसे कोई संबंध रखो। ये आज मैं निर्णय आपको बताना चाह रहा हूं जो हमारी फेडरेशन ने लिया है, और मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कोई भी व्यापारी नेता है जिसके पास इस प्रकार के कोई सामान है, जो आज कोरोना काल में किसी की मददगार हो सकते हैं, आगे आए और एक मसीहा बनकर उनकी मदद के लिए आए। मैं कहता हूं, ये नहीं कह रहा कि आप कुछ कमाई कई बार नहीं भी की जा सकती, या करनी भी है तो कम कर लो, पर ये थोड़ी कितने गुना हद कर रहे हो आप लोग। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आओ आगे बढ़ो, और सरकार से भी कि जो सामान आपके पास पड़े हैं, कोई एनजीओ को बताओ कि ये सामान पड़े हैं कि हम ये इस रेट पे लिया हुआ, इस रेट पे देना चाहते हैं। एक मसीहा के रूप में काम करो कि सरकार को भी कोई चीज देना चाहते हो, सरकार को भी बताओ भाई ये चीजें हमारे पास पड़ी है, आपकी किसी काम आ सकती है। भाई साहब, एक जिंदगी भी आपने बचा ली तो जिंदगी भर की कमाई है, अगर एक जिंदगी भी आपने ले ली तो वो सब कुछ गवा दिया आपने। मैं इतना ही कहता हुआ आपसे फिर से ये निवेदन करूंगा, इस प्रकार की कोई हरकत ना करें जिसमें हमारी मार्केटें बदनाम हो, व्यापारी जगत बदनाम हो, और हमें शर्मिंदा होना पड़े। जय हिंद, जय भारत। गुन्नौर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गुन्नौर नगर परिषद द्वारा नगर को सैनिटाइज करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। नगर परिषद गुन्नौर के द्वारा नगर परिषद के कर्मचारियों को पीपीई किट भी उपलब्ध करवा दी गई है। नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा लगातार नगर को सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे नगर में कोरोना का संक्रमण कम हो सके। तो वहीं लगातार पन्ना कलेक्टर द्वारा भी कोरोना की रोकथाम हेतु पुरजोर पन्ना जिले में कोशिशें की जा रही है, और लगातार जनता के हित के लिए पन्ना कलेक्टर द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। टीएनआई आवाज के लिए पन्ना से जिला ब्यूरो अभिषेक मिश्रा की खास रिपोर्ट। खरगोन जिले कसराबाद तहसील के ग्राम बड़गांव में मां नर्मदा का सीना छलनी कर रहे हैं। रेत माफियाओं ने पोकलेन जेसीबी की मदद से नर्मदा किनारे लगे हरे भरे पुराने वृक्षों को भी जड़ से उखाड़ फेंका है, जिससे पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है। डंपर ट्रैक्टर ट्रॉली के धुएं एवं धूल के प्रदूषण फैला रहे हैं। देश में कोरोना जैसी घातक बीमारी ने अपने पैर पसार रखे हैं। कोरोना जैसी महामारी ने हमें ऑक्सीजन का महत्व अच्छी तरह से समझा दिया है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। बावजूद इसके रेत माफियाओं के द्वारा हरे भरे वृक्षों को उखाड़ फेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है रेत माफियाओं को कहीं न कहीं राजनीति एवं प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है। जहां हर क्षेत्रीय चौराहे पर
पुलिस प्रशासन द्वारा भी चेक नाका लग रखा है। इसके बाद रेत माफिया निरंतर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, जबकि ग्रामवासी सेवक राम चौबे के द्वारा बताया गया कि रेत माफियाओं को ग्राम वालों के द्वारा रोका जाता है तो रेत ठेकेदार के गुंडों के द्वारा आए दिन जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। नियमानुसार उत्खनन का कार्य मजदूरों के द्वारा किया जाना था, लेकिन ठेकेदार ने अपनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर अवैध उत्खनन के कामों को अंजाम दे रहे हैं। ग्रामवासियों के द्वारा कई बार पहले भी आवेदन के माध्यम से माइनिंग अधिकारी को शिकायतें की गई, जिसके बाद भी माइनिंग अधिकारी सावन चौहान ग्राम बड़गांव तो आते हैं पर कार्रवाई नहीं करते हैं। आखिर रेत माफियाओं से ऐसा क्या संबंध है? गांव के सेवक राम चौबे कहते हैं ऐसा ही संरक्षण माइनिंग अधिकारी रेत माफियाओं को देने लगे तो रेत माफियाओं के हौसले क्यों नहीं बुलंद होंगे। अब देखते हैं जिला अधिकारी माइनिंग अधिकारी पर कोई एक्शन लेते हैं या फिर खबर यहीं तक सीमित रह जाएगी। TN आवाज के लिए खरगोन से जिला ब्यूरो प्रकाश कर्मा की खास रिपोर्ट। ये जो खनन हो रहा है ये अवैध है? ये सारा अवैध खनन हो रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? ये अवैध खनन रेत ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। आर के गुप्ता द्वारा? आर के गुप्ता द्वारा। और सारे पर्यावरण को अभी फ़िलहाल कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इतने ऑक्सीजन से लोग परेशान हैं और बहुत सारे लोग मर रहे हैं। उसके बावजूद ये लोग पर्यावरण का सत्यानाश कर रहे हैं और परेशानी बढ़ा रहे हैं पूरे देश की। अच्छा, ये मजदूरों से करवाते हैं या मशीनों से करते हैं? सारी मशीनों से हो रहा है ये। मजदूरों से कोई काम नहीं? कोई मजदूरों से काम नहीं हो रहा है और दादागिरी से चला रहा है। कोई भी अगर खदान यहाँ पर चेकिंग पे माइनिंग विभाग या कोई नहीं आता, विभाग से कोई आता है या कोई नहीं आता। मैंने बहुत सारी 2-4 शिकायत कर चुका हूँ मैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।